तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्वू ने डीमन नाइट्स को हरा दिया है और वो एजिल पे हमला करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो एजिल पे हमला करता है, एजिल उसे रुकने के लिए बोलती है और उससे कहती है कि मुझे मत मारो। और एजिल की आवाज सुनकर जिन्वू रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर एक डीमन बोल कैसे सकता है। जिसका जिन्वू एजिल का मास्क उतारता है और वो देखता है कि एजिल एक लड़की है। और जिन्वू एजिल से कहता है कि पहले तो तुमने मेरे पर हमला किया था, मेरे को मारना चाहती थी, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। और एजिल उससे कहती है कि मैं इन सब की लीडर हूं और वो नहीं चाहते थे कि मैं मर जाऊं, इसलिए वो मेरी प्रोटेक्शन कर रहे थे। और ये सुनकर जिन्वू वहां से जाने लगता है कि तभी एजिल उस पर पीछे से हमला कर देती है, ये सोचकर कि उसे मौका मिल गया जिन्वू को मारने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि टस्क अपने मैजिक से एजिल के हमले को रोक लेता है और जिन्वू को मारने की नाकाम कोशिश के बाद एजिल दोबारा उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि माफ कर दो, माफ कर दो। और जिन्वू उसको इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि अगले फ्लोर पे कैसे जाया जाएगा। जिसपे एजिल उसे बताती है कि हाँ, उसे पता है कि अगले फ्लोर का पास कहाँ मिलेगा और उसे ये भी पता है कि और आगे के फ्लोर के पास कहाँ से मिलेंगे। जिसके बाद वो उससे कहती है कि अगले फ्लोर का पास मेरे घर पर है और तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे घर वालों को कुछ नहीं करोगे। और जिन्वू उससे वादा करता है। जिसके बाद एजिल जिन्वू को लेकर अपने घर चली जाती है। और ये सुनकर जिन्वू एजिल से पूछता है कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकता है। जिसपे एजिल कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे पर भरोसा कर सकते हो। इसके बाद एजिल और जिन्वू घर जाने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है एक आइलैंड पर। और पिछले एपिसोड में जो हमने एंड देखी थी, उस एंड ने इस आइलैंड पर आतंक मचा रखा है। उसने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया था, इंक्लूडिंग हंटर्स। और इसके बाद फिर हमें डीमन गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू एजिल से उसका इंट्रोडक्शन लेता है और उसके बारे में पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, कहाँ से आए हो। और फिर जिन्वू एजिल से पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में भी वो वॉइस आती है कि इंसानों को मारना है। जिसपे एजिल मना करते हुए कहती है कि नहीं, मेरे दिमाग में ऐसी कोई वॉइस नहीं गूंजती। और वो जिन्वू को बताती है कि उसे बस ये सुनाई देता है कि उसे बस इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। तो जिन्वू उससे पूछता है कि तुम्हें ये आवाज कब से सुनाई दे रही है। जिसपे एजिल बताती है कि उसे ये आवाज तब से सुनाई दे रही है जब से वो यहाँ पर आई है। जिसपे जिन्वू पूछता है कि यहाँ पर आई हो मतलब इससे पहले तुम कहाँ पर थे। और जिन्वू को ये सवाल पूछते ही एजिल की बॉडी में कुछ अलग ही होने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे किसी और ने पोजेस कर लिया है और वो थोड़ा अलग ही बिहेव करने लगती है। और वो जिन्वू को बताती है कि वो लोग वहां पर वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे। जिसपे जिन्वू पूछता है कि कौन सी वॉर। जिसपे एजिल बताती है कि द ग्रेट वॉर, जिससे लड़ने के लिए पूरे डीमंस को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जिन्वू उससे और बातें निकलवाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही एजिल बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर सब उस आंट को लेकर बात कर रहे होते हैं कि उस अकेली एंट ने इतने सारे लोगों को मार दिया। और हमें ये भी पता चलता है कि उस एंट ने 250 से ज्यादा लोगों को खा लिया था और साथ ही साथ उसे रोकने के लिए 100 से ज्यादा हंटर लगे थे और बहुत सारे हंटरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके बाद हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सबको बताते हैं कि जेजू आइलैंड उनके लैंड से बस 120 किलोमीटर दूर है और अगर सारी एंट्स उड़ना सीख जाएं तो वो जल्दी उनके आइलैंड पर अटैक कर सकते हैं और उन्हें जेजू आइलैंड से निपटने के लिए जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और इसके बाद उन्हें कहते हैं कि उन्हें जापान के साथ मिलकर इस रेड को कंप्लीट करना होगा और वो घोषणा करते हैं अगले द फोर्थ जेजू आइलैंड रेड की। इसके बाद हमें फिर से डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टस्क एसिल को अपने हाथ में लेकर जा रहा होता है और जिन्वू भी साथ चल रहा होता है और वो सब एसिल के कैसल पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो एसिल के कैसल के अंदर जाते हैं तो एसिल के डैड जिन्वू को देखकर काफी डर जाते हैं। वो कहते हैं तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो, तुम जानती नहीं हो कि ये कितना खतरनाक है। और वो एसिल से बोलते हैं कि तुम क्या अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसके शैडोज के अंदर कितने सारे सोल्जर्स छिपे हुए हैं। और जिन्वू एसिल के डैड की इंटेलिजेंस को देखकर काफी इंप्रेस होता है। और इसके बाद एसिल के सारे सोल्जर्स जिन्वू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और एसिल के डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एसिल को बंदी बनाकर यहाँ ले आओगे और पूरे डीमन कैसल पे राज करोगे। जिसके बाद जिन्वू उनको क्लैरिफाई करता है कि ऐसा कुछ सीन नहीं है, वो बल्कि एसिल से बात करके यहाँ पर आया है और उसे बस अगले फ्लोर के लिए परमिट चाहिए और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और साथ ही साथ एसिल के डैड को पता था कि जिन्वू बहुत ताकतवर है, उसने वल्कन को भी हरा रखा है, तो वो उससे बिना लड़े उसे एंट्री परमिट दे देते हैं अगले फ्लोर का। और जिन्वू वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी जिन्वू एसिल के डैड से बोलता है कि मैं एसिल को भी अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। जिसपे एसिल के डैड थोड़े परेशान हो जाते हैं और वो जिन्वू से पूछते हैं कि क्या तुम गारंटी लेते हो इसकी प्रोटेक्शन की। जिसपे जिन्वू कहता है कि हाँ, मैं इसकी प्रोटेक्शन की गारंटी लेता हूँ। इसके बाद फिर हमें एंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मरी हुई एंड का डाइसेक्शन किया जा रहा होता है फॉर रिसर्च पर्पस। और इसके बाद फिर हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू हर फ्लोर को क्लियर करते जा रहा था और यहाँ पर इग्रिस और बियर भी अपना रैंक अप कर लेते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि एसिल कुछ गिफ्ट कलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता था कि अगर उसे अगले फ्लोर के परमिट चाहिए तो उन्हें वहाँ पे गिफ्ट या तोहफे देने पड़ेंगे। और जिन्वू से पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। जिसपे एसिल उसको ये सब एक्सप्लेन करती है और जिन्वू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुमसे कमजोर होता तो क्या तुम मेरे से डील करते। और जिन्वू से कहता है कि तुम्हें इस सब की कोई जरूरत नहीं है और वो सभी फ्लोर को क्लियर कर देगा और साथ ही साथ वो एसिल के डैड को पूरे डीमन कैसल में सबसे पावरफुल बना के छोड़ेगा। जिस पर एसिल उससे पूछती है कि आप मेरी फैमिली के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। जिसपे
जिन्वू ऐसी मजाक में कह देता है कि वो उसे पसंद करता है और भाई एसिल इस बात को ज्यादा ही सीरियस ले जाती है और जिन्वू फिर एसिल और जिनो को कंपेयर करने लगता है कि ये दोनों तो बेवकूफ हैं और मेरी एसओ के साथ ही ज्यादा बनती है और जिन्वू एसिल को यहाँ से वापस भेज देता है क्योंकि उसे पता था आगे वाले फ्लोर पे और भी ज्यादा खतरनाक खतरे हो सकते हैं। लेकिन एसिल उसे मना कर देती है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आपके साथ जाऊंगी। और जिन्वू उसकी बात को मान जाता है और जिन्वू उसको लेकर अगले फ्लोर पे चला जाता है। इसके बाद हम व्हाइट हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर को देखते हैं और वहाँ पे चॉय जोंग इन साथ ही साथ मिस चा बात कर रहे होते हैं जेजू आइलैंड की और हंटर चॉय मिस चा को बता रहे होते हैं कि 4 जेजू आइलैंड रेड होने वाली है और सभी एस रैंक हंटर को उस रेड में जाना पड़ेगा। जिसपे चाहिन पूछती है कि क्या जिन्वू भी वहाँ जाएगा, जिसपे हंटर चॉय कहता है कि हाँ, जिसपे हंटर चॉय से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हमें जाके वहाँ पर कुछ एंट्स मारनी है और साथ ही साथ वो सब जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड के साथ टीम अप करेंगे इस रेड के लिए। और इसके बाद फिर हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं और फाइनली जिन्वू 100 फ्लोर में पहुंच चुका होता है और यहाँ पर उससे खुद लड़ने द डीमन मोनार्क आता है बैरन। और भाई बैरन का ऑरा बहुत ही ज्यादा डेडली था और इतना डेडली कि यहाँ तक एसिल भी उसके ऑरा को फील कर पा रही थी। और ये देखकर जिन्वू थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या वो बैरन को हरा सकता है कि नहीं। और तभी वहाँ पर बैरन बहुत सारे पोर्टल्स खोल देता है जहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्वू पर अटैक करने के लिए। और ये सब देखकर एसिल काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो सारे मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं कि उतने में ही जिन्वू अपनी पूरी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है और उसकी शैडो आर्मी इजीली उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा देती है। और भाई ये फाइट सीन्स देखना मत भूलना, ये एकदम ओपी फाइट सीन थे, मतलब क्या ही कमाल कर दिया। और ये सब देखकर एसिल थोड़ा परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर उसको किसका साथ देना चाहिए क्योंकि वो खुद एक डीमन है तो उसे डीमन किंग का साथ देना चाहिए या जिन्वू का। और फाइनली वो जिन्वू का साथ देने का सोच लेती है और फिर बैरन के एक ही अटैक से सारे शैडो सोल्जर्स गायब हो जाते हैं और वो अटैक एसिल को भी हिट करने वाला ही था कि तभी जिन्वू आकर उसको बचा लेता है। इसके बाद जिन्वू अपनी स्टेल्थ मोड का यूज कर बैरन पर अटैक करने की सोचता है पर बैरन उसके स्टेल्थ मोड को देख सकता था। इसके बाद इन दोनों की काफी एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिन्वू इग्रिस की हेल्प से आखिरकार उस ड्रैगन को तो मार देता है जिस वजह से बैरन आखिर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेजू आइलैंड रेड को लेकर बात चल रही होती है और खुद टोक्यो के स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड का हंटर वहाँ पर आया होता है और यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन मिलता है गोटो योजी का, द गिल्ड मास्टर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड ऑफ जापान और साथ ही एशिया के दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड का लीडर है। और यहाँ पर गोटो योजी की मैनेजर उन सबको एंट्स के बारे में बताती है और वो उन्हें बताती है कि इन सभी एंट्स की लाइफ स्पैन खाली 1 साल की है और अगर वो किसी तरीके से एंट क्वीन को मार देते हैं तो ये 1 साल के अंदर खुद खत्म हो जाएंगे। और वो स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं और मैनेजर बताती है कि हमने पिछले 3 रेड से ये नोटिस किया है कि जब भी जेजू आइलैंड पे रेड होती है तो सभी एंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के पास चली जाती है और वो बताती है कि हम इसी स्ट्रेटेजी को लेकर जेजू आइलैंड की रेड को प्लान करेंगे। और यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन इनके स्ट्रेटेजी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद गोटो रीजन से कहते हैं कि उसके टीम से 11 एस रैंक हंटर उस रेड में जाएंगे और वो सभी एंट्स का ध्यान बटाएंगे और जो कोरिया की टीम होगी वो जाकर एंट क्वीन को खत्म करेगी। जिसका जिंचुल गोटो रीजी से पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रहे हो, भले ही तुम 10 एस रैंक हंटर ही क्यों ना हो लेकिन तुम्हारे सामने हजारों एंट्स आएंगी। जिसका गोटो रीजी कहता है कि कोई बात नहीं, हम उन्हें देख लेंगे और हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तुम जाकर एंट क्वीन को खत्म कर देना। इसके बाद हम फिर डीमन कैसल का सीन देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्वू की माना खत्म होने लगती है और जिन्वू चाहकर भी अपनी माना को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है। और भाई यहाँ पर बैरन जिन्वू को बहुत बुरी तरीके से गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है और वो बस अटैक करने ही वाला होता है कि इग्रिस और टस्क आकर उसको बचा लेते हैं। और ये देखकर बैरन काफी गुस्सा हो जाता है और वो बस एक ही अटैक करता है जिससे जिन्वू के सारे माना पावर्स खत्म हो जाते हैं। अब इसका जिन्वू वर्सेस बैरन 1-on-1 स्टार्ट हो जाती है और भाई ये सीन काफी एपिक था। और इस फाइट के दौरान जिन्वू के डैगर भी खो जाते हैं और वो अपने बेर हैंड से लड़ने लगता है लेकिन फाइनली जिन्वू बैरन को हरा देता है और बैरन के खत्म होते ही जिन्वू पे एक नोटिफिकेशन भी आता है कि वो चाहे तो बैरन की सोल एक्सट्रैक्शन कर सकता है। और इस फाइट के बाद जिन्वू काफी ज्यादा थक जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है और वो ऐसे से कहता है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ और अपने डैड को बोल देना कि अब तुम्हारा क्लैन पूरे डीमन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन होगा। और भाई बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है